नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस को। जब MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस को आप देखते हैं तो आपको यहाँ 10 यूनिट दिखाई पड़ती है। 10 यूनिट में से कई सारे यूनिट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कई सारे नंबर, कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। वर्तमान में हम MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस की 10वीं यूनिट पर डिस्कशन कर रहे हैं। जब आप 10वीं यूनिट के सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ आपको जनजातीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान टॉपिक देखने को मिलते हैं। लगातार इस पर हमारी लेक्चर सीरीज चालू हो चुकी है। 2 लेक्चर हम इसके कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने भारत में जनजातीय व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देखा था कि संविधान में जनजातियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उनके आरक्षण और उनसे संबंधित अन्य मुद्दे भी देखे। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने भील जनजाति पर डिस्कशन किया था। भील जनजाति के भौगोलिक वितरण, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित सभी चीजों को समझ लिया है। और आज हमारा 10वीं यूनिट का तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम गौड़ जनजाति से संबंधित चीजों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप में से ऐसे लोग जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, पहले उसको देख पाए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। गोंड जनजाति। दोस्तों, गोंड भारत में एक बहुत आदिम जनजाति के तौर पर हमको दिखाई पड़ती है। बहुत बड़ा हम जनसंख्या का आधार देखें तो जनजातीय व्यवस्था में गोंड का हमारे देश में है और उसी आधार पर हम कहते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर हम लोगों को गोंड दिखाई पड़ती है, जिसका हमारे देश में लगभग हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 51 लाख और इस जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो लगभग 33% के आसपास भारत की जनजातीय जनसंख्या में गोंड का है। तो जितनी भी जनजातीय जनसंख्या उसमें 33% लगभग 51 लाख के आसपास गोंड है। इसलिए हम भारत की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर गोंड को देखते हैं, प्राचीन जनजातियों के तौर पर गोंड को देखते हैं। जब मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति का हम लोग अंदाजा लगाएंगे तो ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति है, जिसकी मध्य प्रदेश में पर्याप्त एक सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसको हम आज के इस लेक्चर में दोस्तों समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें, सामान्य परिचय को देखें तो हमें पता चलेगा कि गोंड जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है और इसका मूल जो है वो द्रविडियन परिवार से संबंधित है। दक्षिण भारतीय व्यवस्था से ये कोड करती है दोस्तों, इसलिए इस जनजाति का नाम भी जो है ना वो दक्षिण भारत की भाषा हम बात करें तेलुगु से ही संबंधित पड़ता है। तेलुगु शब्द है कोंड। ये जो तेलुगु शब्द कोंड है ना, इसी से ही गोंड शब्द निकला हुआ है। तो गोंड शब्द जो है वो तेलुगु शब्द, याद रख लीजिएगा, तेलुगु शब्द कोंड से निकला हुआ है और इसका अर्थ होता है दोस्तों पर्वत। इसका अर्थ क्या होता है? कोंड का अर्थ होता है पर्वत और इसी आधार पर इस जनजाति को गोंड भी कहा गया है। ये जनजाति जो है वो मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के लिए जानी जाती है और इसीलिए इसे हम गोंड नाम से जानते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में इसकी व्यवस्था को देखें तो मध्य प्रदेश में जो विंध्य है प्लस जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र है, वहां आपको इस जनजाति का निवास देखने को मिलता है। खास तौर पर नर्मदा घाटी के दोनों ओर हमें गोंड जनजाति की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, गोंड भारत की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति के तौर पर प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके बाद हम देखें तो इसका भौगोलिक वितरण हमें भारत के कई सारे राज्यों में इसकी व्यवस्था देखने को मिलती है। हम यहाँ देखें तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में, कर्नाटक में, यूपी, तेलंगाना, बंगाल और उड़ीसा, इन सभी राज्यों में हमें गोंड जनजाति देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में हम बात करें तो विशेष तौर पर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है, यहाँ जो सतपुड़ा का दक्षिण पूर्वी इलाका, घने जंगल के जो क्षेत्र आते हैं, आपको यहाँ पर बघेलखंड का क्षेत्र जो दिखता है, यहाँ आपको गोंड जनजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा हमें देखने को मिलेगा।
जब हम इसकी बात करेंगे दोस्तों तो नर्मदा घाटी, आप इसमें याद रख लीजिएगा, नर्मदा घाटी के दोनों ओर विशेष तौर पर गोंड जनजाति का हम लोगों को क्षेत्र दिखाई पड़ता है। उत्तरी मध्य प्रदेश में ये नहीं मिलती है, खास तौर पर दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में हमें इसकी संख्या देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना को अगर आधार मान लें तो 50,93,000 मतलब लगभग 51 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या भारत में है और 33.25% जो है वो हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। हम यह देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या जो गोंड की है वो छिंदवाड़ा में हमें दिखाई पड़ती है, ये भी ध्यान रखिएगा गोंडों में। तो ये गोंड जो है ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे प्रदेश में स्थान रखती है दोस्तों। और यदि हम भाषा की दृष्टि से बात करें तो गोंडी और डोरली जो है वो इसकी हमें भाषा दिखाई पड़ती है। क्लियर? तो ये गोंड जनजाति का व्यापक परिदृश्य जो हमें मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है वो ध्यान रखिएगा कि गोंड जनजाति एक विस्तृत क्षेत्र में हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अगर हम इसकी उपजातियों की बात करें तो इसकी उपजातियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक तो इसके व्यवसाय के आधार पर बांटा गया और दूसरा निवास के आधार पर। अगर हम व्यवसाय के आधार पर देखें तो अगरिया ये गोंड की उपजाति है, ये लोहे का काम करने वाले हैं, लोहासुर इनके प्रमुख देवता हैं और ये माना जाता है कि लोहे की खोज अगर सबसे पहले किसी ने की थी तो अगरिया ने ही की थी। दूसरा है प्रधान, ये मंदिरों में पुजारी के तौर पर होते हैं और गोंड की उपजाति है। ओझा जो है ये पंडिताई और तांत्रिक क्रियाओं में लगे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कोयला भूती इस नाचने गाने वाले गोंड को कहते हैं। सोलाहस बढ़ईगिरी का काम करने वाले गोंड को कहा जाता है। यही हम देखें तो निवास के आधार पर गोंड में राजगोंड होते हैं जो भूस्वामी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, धुरगोंड होते हैं जो गोंडों का साधारण वर्ग होता है, और मरिया मुरिया जो है ये गोंडों में अत्यंत पिछड़े जनजाति के तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये गोंडों की उपजातियां हैं जो हमें प्रदेश में दिखाई पड़ती हैं दोस्तों, जिनको हम लोगों ने दो भागों में बांटकर देखा है, व्यवसाय के आधार पर और निवास के आधार पर। या हम देखें तो इनकी शारीरिक विशेषताओं को लेकर भी आपको चीजें याद रखनी है। जनरली गोंड जो होते हैं वो ज्यादा हाइट के नहीं होते, छोटे कद इनके होते हैं, गहरे काले रंग के ये होते हैं, होंठ इनके मोटे होते हैं, बड़ी और चपटी नाक देखने को मिलती है, मुंह छोटा होता है और बाल सीधे होते हैं। यहाँ सामान्यतः ये माना जाता है कि जो स्त्रियां होती है ना गोंडों की, उनकी हाइट जो होती है वो पुरुषों की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो ये गोंडों की विशेषता, और ये विशेषता किस आधार पर है? इनके निवास के आधार पर। याद रखिएगा कि आपकी जो शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं, दिखावट जो होती है, रंगरूप जो होता है, वो जलवायु के कारणों से बहुत हद तक निर्धारित होता है। तो जैसे स्थानों पर ये मिलती है वहां हम लोगों को इनके शारीरिक विशेषताओं में ये सभी चीजें दिखाई पड़ती हैं। वहीं हम बात करें गोंडों की अर्थव्यवस्था की कि जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, तो गोंडों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? कृषि है, साथ साथ ये शिकार भी करते हैं। वर्तमान समय में मजदूरी की जो परंपरा है वो हमें देखने को मिल रही है कि बहुत हद तक ये मजदूरी वाले काम में आने लगे हैं। ये एक विशेष प्रकार की खेती करते हैं जिसे बारी कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बारी कृषि किसकी होती है, तो बारी कृषि गोंडों की होती है। सरसों, सब्जी, कोदो, कुटकी, तंबाकू जैसी फसलें ये बोते हैं दोस्तों। गरीब व्यवस्था इनकी पूरी तरीके से होती है, आदिम जनजाति है, इन जनजाति के द्वारा ये खेती की जाती है और इन उत्पादों को बेचकर ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। क्लियर? लेकिन इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी शिकार पर आधारित जीवन जीते हैं। अब ये तो कृषि व्यवस्था से संबंधित लोग हो गए। इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो टोकरी बनाने का, रस्सी निर्माण करने का काम करते हैं, इन्हें बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो बहुत हद तक हम देखें तो पिछड़ापन जो है वो आर्थिक रूप से भी गोंड व्यवस्था में देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर के चलते जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जब हम इनके सामाजिक क्षेत्र को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ेगा कि इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है। समाज में पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में ज्यादा महत्व दी जाती है, लेकिन यहाँ हम लोगों को गोत्र व्यवस्था भी देखने को मिलती है। गोत्र व्यवस्था देखने को मिलती है। अतिथि जब इनके घर पे आता है तो उनका विशेष सत्कार करते हैं और उनके घरों में ही एक बंगला बना दिया जाता है उनके लिए। ठीक है, इनका जो मोहल्ला होता है जहां पर ये लेते हैं उन्हें टोला कहा जाता है, याद रखिएगा। और आपस में एक दूसरे को ये जब पुकारते हैं तो उसको कहते हैं कोई तोर। कोई तोर, जब एक गोंड समूह दूसरे गोंड समूह को पुकारेगा तो उसे कोई तोर कहता है। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम मृतक संस्कार की बात करें तो मृतक संस्कार की दो विधियां यहाँ चलती हैं। कुछ गोंड जो लोग हैं उनमें दफन करने का कार्य होता है और कुछ में दाह संस्कार जलाने का भी काम होता है। तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ टॉपिक्स थे। अब इसमें और भी हम देखें तो भोजन भी अगर इनका देखा जाए, इनका वस्त्र भी देखा जाए तो जनरली जो गोंड है वो आभूषण प्रिय भी हैं और इनको भी सजने संवरने का जो है वो शौक होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो सूती वस्त्र इनका प्रमुख वस्त्र है। जो पुरुष होते हैं वो लंगोटी पहनते हैं और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। महिलाएं घुटनों तक साड़ी पहनती है, दोस्तों याद रखिएगा। और इनकी जो महिलाएं होती हैं उनको भी टैटू बनाने का शौक होता है। गुदना प्रिय स्त्रियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। जब इनके भोजन की बात करते हैं तो मांस और मदिरा दोनों भोजन ये करते हैं जनरली। और वनों से जो कंदमूल जो होते हैं वो सब लाकर खाते हैं। इनके द्वारा जो विशेष भोजन किया जाता है दोस्तों उसको पेज कहते हैं। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पेज किसका विशेष भोजन होता है, तो पेज जो है वो गोंड जनजाति के विशेष भोजन के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो ये भोजन और वस्त्र से संबंधित चीजें रही हैं। यहाँ पर इनके विवाह पद्धतियों की भी बात करें तो गोंड जनजाति की समस्त उपजातियां और मुख्य जाति गोंड में अलग अलग प्रकार की विवाह पद्धतियां देखने को मिलती है। जैसे हम लोग कहें तो यहाँ दूध लौटार चलता है, पठौनी चलता है, चढ़ विवाह चलता है, लम सेना चलता है, सेवा विवाह चलता है और पॉलीथर विवाह चलता है। यहाँ हम देखें तो बहु विवाह की प्रथा चलती है, कई सारी शादियां करते हैं ये लोग। इसके अलावा विधवा विवाह का प्रचलन भी यहाँ देखने को मिलता है। जनरली अंतर विवाह की बात कर लें या बहिर्विवाह की बात कर लें, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह, इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर कठोर नियम गोंड जनजाति में देखने को मिलते हैं। जब हम यहाँ पर दूध लौटा की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर मामा बुआ के बच्चों में शादी होती है। मामा बुआ के बच्चों में शादी होती है, या तो मामा का लड़की और बुआ का लड़का होगा या फिर मामा का लड़का और बुआ की लड़की होगी। तो ऐसे में शादी की जाती है। क्योंकि यहाँ पर मामा बुआ में अगर शादी हो रही है तो मामा बुआ आपस में भाई बहन है, तो जिस घर में लड़की दी है वहां से लड़की ली जाती है। ऐसे दूध लौटावा इसको कहा जाता है। पठौनी विवाह होता है, चढ़ विवाह भी होता है। लमसेना विवाह यहाँ की एक अलग प्रकार की हमको व्यवस्था देखने को मिलती है। जनरली जो मुरिया मारिया इनका समूह है, मुरिया मारिया जो समूह है, इसमें हम लोगों को लमसेना विवाह ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें यह माना जाता है कि जो लड़का होता है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि गरीब है, तो ऐसे में वो क्या करता है, अपने ससुर के यहाँ ससुराल में रहता है घर जमाई के तौर पर। और इस प्रकार का विवाह जब किया जाता है तो उसे लमसेना विवाह कहते हैं। सेवा विवाह क्या होता है, सेवा विवाह में लामा नाई का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये लामा नाई जो होता है ना, ये दामाद है या ये लड़का है, इस लड़के को लामा नाई कहा जाता है। जनरली ये गरीब है, ये वधु मूल्य, लड़की अगर इसे मिलेगी उसके बदले में इसको मूल्य चुकाना होगा। ये मूल्य नहीं चुका सकता क्योंकि ये गरीब है। तो ऐसे में क्या करता है ये कि लड़की के पिता के यहाँ पर काम करता है, लगातार वहां काम करेगा। उस काम से खुश होकर जो लड़की का पिता होगा वो लड़की इसको दे देता है, कन्यादान कर देता है। तो ऐसी व्यवस्था को यहाँ पर सेवा विवाह कहा गया है। और जो व्यक्ति काम करने आता है उसको लामा नहीं कहा जाता है। पॉलीथर विवाह जो है वो गोंडों में ही चलता है दोस्तों। जहां पर व्यवस्थागत रूप से बात नहीं बन पाती वहां पर पॉलीथर विवाह यहाँ पर अपना लेते हैं, जो एक प्रकार से अपहरण विवाह के तौर पर ही हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, इन सब के अलावा गोंडों में जो एक प्रथा चलती है उसे हम बोलते हैं घोटुल प्रथा। युवा ग्रह घोटुल इसे कहा जाता है। अब युवा ग्रह घोटुल क्या होता है वो समझने वाली बात है। युवा ग्रह घोटुल जो है ना दोस्तों, याद रखिएगा, युवा ग्रह घोटुल जो है ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि झोपड़ी है। ये मिट्टी की झोपड़ी होती है, मिट्टी की झोपड़ी होती है जो गांव की सीमा पर बना दी जाती है दोस्तों। ये जो झोपड़ी होती है इसका उद्देश्य होता है जीवन साथी चुनाव। जीवन साथी के चुनाव के लिए झोपड़ी बनाई जाती है। जनरली जब लड़का 21 साल का हो जाता है, लड़की 18 साल की हो जाती है, उस उम्र के बाद उन्हें जीवन साथी चुनने की जरूरत होती है। तो उन्हें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इस झोपड़ी में रात गुजारने के समय दिया जाता है। अधिकतर यह समय 7 दिन का हो सकता है और इस समय तक दोनों आपस में समय गुजारते हैं, जिसके बाद वो अपनी इच्छा अनुरूप एक आपस में शादी कर लेते हैं। तो जीवन साथी चुनाव की व्यवस्था युवा ग्रह घोटुल की व्यवस्था है। लेकिन घोटुल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों झोपड़ी, जिसमें
लड़का लड़की समय गुजारते हैं, अगर रजामंदी होती है तो शादी कर लेते हैं। ये जो समय गुजारेंगे ना, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति जो होगा उसकी देखरेख में समय गुजारते हैं। जब ये झोपड़ी तक जाते हैं तो भारी नाच गाना और महोत्सव टाइप का मनाते हैं और उसके बाद इस झोपड़ी में इनको रखा जाता है। यहाँ पर जो लड़का होता है, लड़का जो होता है उसे कहते हैं चेलिक, और जो लड़की होती है ना उसे कहा जाता है मोटियारी। तो मोटियारी और चेलिक जो है ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? मोटियारी कहा जाता है उस लड़की के लिए जो घोटुल में जाती है, और चेलिक उस लड़के को कहा जाता है जो घोटुल में जाता है। बराबर है कि नहीं है? तो जीवन साथी चुनाव का एक तरीका है, लेकिन ये युवा ग्रह घोटिल की जो प्रथा है ना दोस्तों, ये मुरिया मारिया जनजाति में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, विशेषकर छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? तो ये घोटुल प्रथा रही। इसके अलावा अगर हम इनके पर्व और उत्सव की बात करें तो कई सारे सांस्कृतिक पर्व जो है वो हमें गौड़ जनजाति में देखने को मिलते हैं। जैसे हम बोले मेघनाथ पर्व हो, बिथरी हो, बकपंथी हो, लारूकाज हो, हरदीली हो, नवाखानी हो, जवारा, मड़ई, छेतरा, ये कई सारे पर्व और उत्सव जो इनमें मनाया जाता है। जिसमें अगर हम बात करें खासतौर पर मड़ई का, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मड़ई उत्सव कब मनाया जाता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो मड़ई उत्सव मनाया जाता है फसल के आने की प्रसन्नता पर। जब नई फसल आती है उसकी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए गोंड जनजाति के लोग मड़ई उत्सव मनाते हैं। और ये याद रखिएगा कि इसके माध्यम से ये सुखद जीवन का संदेश देते हैं। मतलब मड़ई उत्सव गोंडों में सुखद जीवन का संदेश है दोस्तों। और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विशेष सूचना को देने के लिए ये मड़ई उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो मड़ई उत्सव गोंड जनजाति 3 इंपॉर्टेंट स्थिति में मनाती है। या तो नई फसल आती है, या फिर कोई महत्वपूर्ण सूचना इन्हें देना होता है, या फिर ये जीवन का सुखद संदेश देना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में गोंड जनजाति मड़ई उत्सव सेलिब्रेट करती है। इसमें ये ग्राम्य देवता की आराधना करते हैं, प्रियजनों से मिलते हैं और आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनकी खरीदी बिक्री करते हैं। तो मड़ई उत्सव गोंडों में प्रमुख उत्सव के तौर पर दिखाई पड़ता है। यहां हम सेकंड बात करें लारूकाज। लारूकाज जो उत्सव है ये व्यवस्था हमें गोंडों में दिखाई पड़ती है। विशेष तौर पर लारूकाज, जो लारूकाज है वो नारायण देव जो गोंडों में देवता होते हैं, इन नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए ही इनके सम्मान में ही मनाया जाता है। इसके अंतर्गत सुअर की बलि दी जाती है। सुअर के विवाह के प्रतीक के तौर पर इसे माना जाता है और गोंड जनजाति के लोगों का मानना होता है कि इससे हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी, और इस उद्देश्य से ये लारूकाज को मनाते हैं। एक और अन्य उत्सव हमें देखने को मिलता है गोंडों में, इसको बोलते हैं नवाखानी। ये नवाखानी जो उत्सव हमें देखने को मिल रहा है गोंडों में, इसका मनाने का जो कारण है वो ये है कि धान में जैसी नई बालियां आती हैं, तो नई बालियां आने के अवसर पर गोंड लोग नवाखानी उत्सव मनाते हैं। नए चावल के दाने कुल देवी को अर्पित करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी के बाद जो नवमी आती है ना भाद्र पक्ष की, उस अवसर पर हमें ये उत्सव गोंड मनाते दिखाई पड़ते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गोंडों के प्रमुख देवता की। तो गोंड प्रमुख तौर पर पृथ्वी, जल, वायु देवताओं में मान्यता रखते हैं। गोंड जनजाति के लोगों की मान्यता हिंदू धर्म में होती है, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, उनके रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। आत्मावाद को और तांत्रिक क्रिया में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं गोंड लोग। ये लोग बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, जिनकी तुलना भगवान महादेव से की जाती है। ठाकुर देव को ये भूमि के देव के तौर पर पूजते हैं, माता माई की पूजा करते हैं। लेकिन गोंडों के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो दूल्हा देव को माना जाता है। नारायण देव की पूजा करते हैं। खैर माता को ग्राम्य देवी मानकर पूजा करते हैं गोंड लोग। इनके पुजारी को देवरी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि देवरी क्या होता है, तो गोंड लोगों के पुजारी को देवरी कहा जाता है। बराबर। गोंड लोगों के प्रमुख नृत्य की बात करें तो कर्मा, सैला, भड़ोनी, सुआ, दीवानी, विरहा, सजनी, कहरवा, एवाल तोई प्रमुख गोंडों के नृत्य हैं। इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विशेष तौर पर अगर हम कर्मा की बात करें तो कर्मा जो नृत्य है ना दोस्तों, ये एक स्त्री प्रधान नृत्य है। कर्मा एक स्त्री प्रधान नृत्य है। विशेष तौर पर स्त्रियों के द्वारा इसे मनाया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? मावर कहते हैं। वाद्य यंत्र को कहते हैं मावर। एग्जाम में पूछेगा कि मावर वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य के दौरान होता है, तो कर्मा नृत्य के दौरान होता है। और इसे विश्व का पहला लोक नृत्य भी माना जाता है।
विश्व का पहला लोक नृत्य किसे माना जाता है? कर्मा को, जो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि ये गिनीज जो बुक है उसमें भी इसका नाम है। इसके अलावा जब दीवानी और हम लोग सजनी नृत्य की बात करते तो ये भी स्त्री प्रधान है। खउल पाता जो है ये इनका मृत्यु गान है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके दाह संस्कार के समय पे इसको ये गाते हैं। अगर हम अन्य तत्व की बात करें तो वेरियर एल्विन को याद रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कब? 1947 में, द मुरिया एंड थेर घोटुल, इसके बारे में पिक्चर इन्होंने पुस्तक लिखी। और गोंड जनजाति को महिलाओं के द्वारा जो घर बनाया जाता है, इस मिट्टी के घर में विशेष प्रकार से रेखाओं के माध्यम से अलंकरण किया जाता है, इसे नोड होरा कहते हैं। तो नोड होरा क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो गोंड जनजाति में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर पीडीएफ फॉर्म में नोट चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, लगातार पीडीएफ वहां पर पहुंच जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए जनजाति के डिस्कशन को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।